हर साल जो है वो हम 17 ऑफ मई को जो है हम हाइपरटेंशन का एक वीक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? कोई बला का नाम है, कोई कहता है कि कोई साइलेंट बॉम्ब है, कोई कुछ कहता है। कोई मुझे बताएगा ब्लड प्रेशर के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? एनीवन, कुछ भी। प्रोस एंड इंटरेक्टिव सेक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को मजा आए। हाँ भाई, कोई कुछ कहेगा ब्लड प्रेशर के बारे में? कुछ भी नहीं कहेगा, कोई कमेंट ही नहीं देगा। नॉर्मली लोग जो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये एक साइलेंट बम है, तुम बम लिए घूम रहे हो, ये गुर्दे खराब कर देता है, ये कर देता है। ब्लड प्रेशर को बुरी चीज़ समझा जाता है, जबकि मेरी डेफिनेशन में जो है ना ब्लड प्रेशर एक अच्छी चीज़ है। वो कैसे? एक लड़का है, उसका एक दोस्त है, जब भी वो गलत काम करने लगता है वो कहता है ओ भाई तुम कुछ गलती कर रहे हो, वो उसको टोक देता है। वो लड़के को बुरा लगता है कि यार ये हर बात में मुझे आके टोक देता है, मानो मुझे टोक देता है। जब भी वो गलत काम करता है उसको टोकता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर हमारा दुश्मन नहीं, ब्लड प्रेशर हमारा दोस्त है। ये सबको समझना चाहिए। वो कैसे दोस्त है कि देखो, जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, वेदर रिलेटेड टू एनी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, रिलेटेड टू द स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी की ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होने लगेगा, कोरोनरी आर्टरीज होगी, तो क्या चीज बढ़ेगी? बीपी बढ़ेगी। किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा। बीपी का बढ़ना एक इनिशियल सिम्टम्स होता है, आपको बताना कि भाई कुछ गड़बड़ है, अभी भी समझ जाओ, वरना कल को क्या होगा? आईसी बीट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना आपको इनिशियली बताता है कि भाई देयर इज समथिंग फिश। ठीक है? अच्छा, नॉर्मली चल नहीं रहेगा। नॉर्मली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो इस रेंज में बीपी के आते हैं, 140/85। अब मुझे बताओ, इस तरह का पेशेंट कोई भी आएगा, कौन कौन इसको ट्रीट करना चाहेगा? सबसे पहले ये बताओ, कौन कौन कहेगा कि रीडिंग बढ़ी हुई है और उसको हमने ट्रीट करना है? जो हाथ उठा ले, जो कहेगा रीडिंग बढ़ी हुई है, खतरनाक है, उसको ट्रीट करना है। कोई नहीं ट्रीट करेगा, किसी का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, कौन कहेगा नहीं इसको मैं ट्रीट नहीं करूंगा? वो हाथ उठाए। ट्रीट करेंगे, डॉक्टर साहब ने कहा ट्रीट करेंगे, यस। और जो ट्रीट नहीं करना चाहते, अच्छा आप लोग वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ना जी, डॉक्टर साहब हमारा काम है, आपका काम है मॉनिटर सबसे ज्यादा मॉनिटर करेंगे। वेरी गुड आंसर। इस तरह की रीडिंग जब भी आती है, ईआर में पेशेंट आते हैं, तो ईआर का डॉक्टर उठा के पेशेंट की दवाई स्टार्ट करा दो। ठीक है? या सर्जरी होने वाली होती है, उसको पोस्टपोन कर दो। आप लोगों में किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो रीडिंग आई है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये पेशेंट कोई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा था, इसकी एज कितनी थी, इसके शुगर थी या नहीं थी, ठीक है, या ये कोई और कॉम्प्लिकेशन के साथ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पेशेंट ईआर में आता है, बीपी इतना बड़ा, उठा के दवाई दे दी, चलो नहीं। आपने देखना है कि व्हाट इज द कॉज। ये पेशेंट जो आया, क्या ये इसका ट्रू ब्लड प्रेशर है या इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो, अंग्रेजों ने एक रीडिंग दे दी 120/80, उसको लकीर का फकीर नहीं बनाना। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसके बहुत सारी प्रीलिस्ट होते हैं। ठीक है? तो 140/85 का बीपी था, हर सिनेरियो में इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कितनी ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन में हमें ट्रीट करना है और कब ट्रीट नहीं करना और क्या स्टेजेस हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कितने पेशेंट सर्जरी डिले होके आ जाते हैं कि भाई सर्जरी पोस्टपोन ड्यू टू ब्लड प्रेशर इतना। अब ब्लड प्रेशर इतना में सर्जरी डिले करनी है नहीं करनी, ये पता ही नहीं है। अस्पताल में आके तो लोगों का वैसे 10-20 बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ आता है। ठीक है? तो देखो, जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, आपने देखना है कि 120/80 का जो बीपी है, 120/80 का जो बीपी है, ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। किसी भी पेशेंट में अगर 120/80 से कम है, इट्स अ नॉर्मल। और अगर वो बीपी 129 तक जाता है और डायस्टोलिक 80 से कम आता है, तो ये किसकी रेंज में आएगा? एलिवेटेड आएगा। ये भी बीपी बढ़ा हुआ है। मेरे पास कॉल आएगी, डॉक्टर साहब 128 का बीपी आया है, सुबह चेक किया था 124 का था, अभी 128 का है। मैं कहता हूँ भाई जो अपने काम पे जाओ, क्या चक्कर में पड़े हो, बीपी 124 का 128 का।
स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम कहते हैं जब बीपी 130 टू 139 तक जाता है या डायस्टोलिक हमारा 80 टू 89 तक। दिस इज द रेंज ऑफ स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम कहते हैं अगर वो 140 को क्रॉस करे या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 90 को क्रॉस करे। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं जिसको हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी वालों की गाइडलाइन डिफरेंट है, उनका स्केल होता है डिफरेंट। हम क्योंकि अमेरिकन कार्डियोलॉजी और हार्ट कार्डियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 वाला जो है पेशेंट वो आपके लिए ठीक पेशेंट है, लेकिन अगर बीपी 140 और 90 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे पेशेंट को, क्या है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। और अगर बीपी बढ़ने के साथ, जैसे अभी हम एक पेशेंट देखकर आए हैं, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है तो हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जैसे एक आईसी फीड हो गया, गुर्दे खराब हो गया, एक्यूट पल्मोनरी एडेमा डेवलप हो गया, तो वो पेशेंट किस में आता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है ना, जो इस हॉस्पिटल में मैंने डे 1 से फील की, उस पर हमने काफ़ी वर्क किया, लड़कों को हमने सिखाया। एक बंदा आया है बाहर से परेशान, हालो भागा हुआ आया है, उसको पता है कि 2 बजे के बाद टोकन नहीं मिलेगा, वो परेशान आके गर्मी में आके बैठा है, चल गया बीपी चेक कर। उसका बीपी चेक किया, बड़ा हुआ है, तुम्हारी सर्जरी कैंसिल। दिस इज द वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। हमें पता ही नहीं है कि बीपी चेक करने से पहले, ये अगर आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात करूँ तो सिर्फ ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप सबके लिए, ये सबके लिए। देखो कोई भी चीज़ है ना, सबसे पहले तो आपकी अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, अपने घर वालों का भी बीपी चेक करते होंगे, ठीक है, बाहर वालों का भी देखते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीपी चेक करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है और बीपी चेक करने के दौरान क्या चीज़ करना ज़रूरी है। कभी भी किसी पेशेंट का बीपी चेक करेंगे तो उसको चेक करेंगे कि उसने कोई कैफीन या एक्सरसाइज या स्मोकिंग तो नहीं की हुई 30 मिनट्स बिफोर। क्या वो टेक लगा के सही से बैठा हुआ है, उसकी हार्ट की जो हाथ की पोजीशन है वो हार्ट के लेवल पर है, हाथ उसका रेस्टिंग कंडीशन में है, टांगे उसकी क्रॉस की कंडीशन में तो नहीं है, और पेशेंट का आर्म सपोर्टेड है और पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ है, और पेशेंट ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान बात तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास पेशेंट आता है, एमरजेंसी में आया या ओपीडी में आया या सब्जी में आया था, उसको करने बीपी चेक करने बिठा दिया, हो सकता है उसको यूरिन ही आ रहा हो सकता है वो भी परेशानी में आया हो, प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, स्ट्रेस में हो, पेशेंट को बिठा के टेक लगा के, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये मोटा उसने बुर्का पहना हुआ है, उसी के ऊपर लगा देते हैं। अब आप उसमें मोटे बुर्के के ऊपर अपना बीपी की पल्स ही देखोगे, आपको नहीं फील होगी। बीपी कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा ही नहीं। बीपी का बांधने का तरीका क्या है कि ये हमारा जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं क्यूबाइडल फोसा, इसके ऊपर 3 फिंगर्स अबव द क्यूबाइडल फोसा यहाँ का बांधा जाता है। ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा ढीला होगा, 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस के साइज का कफ होना चाहिए, वो आप बांधेंगे और इस पोजीशन में पेशेंट को बिठाएंगे। आप ईमानदारी से बताएं, हम यहाँ जो बीपी चेक करते हैं क्या ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो क्या बीपी सही आएगा? वो यही होगा ना। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जब घर पे देखता हूँ, घर पे जब देखता हूँ रिलैक्स होता है, बीपी सही आ रहा होता है। कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ के बीपी दिखाता हूँ तो बड़ा हुआ आता है, मेरी सर्जरी बार बार मैं आ रहा हूँ, बार बार मेरी सर्जरी डिले हो गई। क्यों? कि आप ये चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे कि पेशेंट रिलैक्स है, उसने टेक लगाई हुई है। ये ज़रूर आप लोगों ने बीपी चेक करने के, मैं कितने पेशेंट ऐसे होते हैं बीपी चेक आता है, बीपी बढ़ा हुआ है, सर्जरी पोस्टपोन, मैं कहता हूँ जाओ दोबारा चेक करा के आओ, दोबारा भेजता हूँ, ये लोग पूछते डॉक्टर साहब क्यों दोबारा कर रहे हैं, करा के देखो, देखते हैं तो नॉर्मल आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि बीपी चेक करने का तरीका, कि बीपी चेक करने से पहले क्या चीजें लेनी है, हाथ कैसे रखना है, टेप किसका लगाना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बीपी तो बढ़ा हुआ आ गया, आएंगे बस बीपी ट्रीट करने में लग जाएंगे। अभी बीपी ट्रीट, देखो मैंने पहले बताया कि बीपी ट्रीट नहीं करना, आपने उसका रिवर्सिबल फैक्टर देखना है कि क्या उसका कोई रिवर्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, क्या वो नींद पूरी हो रही है। मेरे पास मॉर्निंग ओपीडी में अक्सर एक दो जवान लड़के आते हैं, रात भर जाग रहे होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, रात भर जाग के सुबह नहीं बीपी बढ़ा हुआ है, उसको बीपी दवाई देने की जरूरत है नहीं। अगर आप बीपी उसको दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी उसकी डिपेंडेंट हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने जरूर चीज देखनी है कि वो रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है। अगर कोई भी रिवर्सिबल फैक्टर मिल रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे, बीपी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कुछ टेस्ट कराने होते हैं, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स का, गुर्दे का टेस्ट, क्रीनिंग का, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, TSH का टेस्ट, यूरिन एसिड, यूरिन एल्बुमिन, क्रिएटिनिन रेशियो और ECG। ये टेस्ट जो हैं, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, दीज आर द बेसिक टेस्ट।
ये आप उससे करा के देखें कि आया इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप यकीन करो अगर आप 10 पेशेंट देखोगे ना बीपी के, तो उसमें से 4 पेशेंट इनमें से किसी एक प्रॉब्लम का शिकार होंगे, इनका बीपी बढ़ा हुआ होगा, और बाकी 4 किस के शिकार होंगे? स्ट्रेस के। किसी का अपने स्पाउस से प्रॉब्लम होगा, किसी का जॉब से प्रॉब्लम है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी कि रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं इसका से हमारा बीपी बढ़ा। उसके बाद अगर आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है तो आपने देखना है इन एडल्ट विद सस्पेक्टेड हाइपरटेंशन आउट ऑफ ऑफिस बीपी मेजरमेंट either ambulatory blood pressure monitor recommended to confirm the diagnosis of hypertension. In adult who are taking anti-hypertensive medication, home blood pressure monitoring recommended for monitoring the titration of BP lowering medication along with co-interventions such as patient education, carrier motion, and legal education. वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने उसकी बीपी की चार्टिंग करानी है। हमारे पास पेशेंट का होते हैं डॉक्टर सुबह इतना था, दोपहर इतना था, रात इतना था, ऐसे नहीं कराना। मैं अपने मरीजों सबको मना करता हूँ कि बीपी सुबह दोपहर शाम चेक नहीं करना। आपने हफ्ते में एक दफा बीपी चेक करना है। और बीपी चेक करने का तरीका क्या है? वही जो मैंने भी सिखाया कि पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, कोई उससे वॉशरूम ना आ रहा हो, कोई ज़्यादा उसने हैवी मील ना खाई हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एक्सरसाइज ना की हो, कोई कैफीन ना ली हो, रिलैक्स होकर बैठ कर उसने बीपी चेक किया, वो ऑथेंटिक रीडिंग होती है। सुबह दोपहर शाम बीपी चेक करते हैं, उसका फायदा नहीं होता। अब कुछ हमारी जैसे कोई पेशेंट आप देखो कि अभी बीपी बढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट दवाई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या आप उसको देखोगे कि उसको डायरेक्टली फैक्टर्स तो नहीं है जिसका उसका बीपी बढ़ रहा है। कोई डायरेक्टली फैक्टर होते हैं, कोई नॉन डायरेक्टली फैक्टर होते हैं। डायरेक्टली फैक्टर का मतलब है जो खाने में चीजें ले रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्प्रिट क्या होती है? सोडियम। कोई ज्यादा ऊपर से नमक छिड़क के खा रहा है, पोटेशियम लो डाइट ले रहा है, लो कैल्शियम ले रहा है, डाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अल्कोहल ले रहा है, ये सारे डाइटरी फैक्टर होते हैं। उसको अगर वो इस तरह की कोई चीज लेता है, मैं एक नॉर्मल सवाल करता हूँ, क्या आप खाना खाते हुए ऊपर से नमक छिड़क के खाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं। अच्छा मैंने सुबह जो अंडा खाते हैं, हाँ उसके ऊपर तो नमक डालता हूँ ना, बट जायके नहीं आएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी काली मिर्च नमक डाल दें, तो जो ऊपर से नमक छिड़कना है ना, दिस वेरी लीगल, और वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। कुछ नॉन डाइटरी फैक्टर होते हैं जैसे कि जेनेटिकली आते हैं, आप इनहेरिट कर लेते हो, वो ऐसे होता है, ऑब्वियस स्लीप एपनिया होता है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है कि क्या इनकी वजह से तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं जा रहा, या उससे हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाइट कोट और मास हाइपरटेंशन। देखो जब भी पेशेंट अस्पताल आता है ना, तो एक चीज़ होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने आके अपना बीपी चेक कराया, तो जब डॉक्टर को देख के उसका बीपी बढ़ जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं घर पे चेक करता हूँ तो बीपी सही आता है, लेकिन अस्पताल में आके चेक कराऊँ तो बीपी बढ़ा हुआ होता है। इस डेफिनेशन क्या कहते हैं? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब भी आप पेशेंट को देखो उसका बार बार प्रोसीजर डिले हो रहा है या उसका कंटिन्यू बीपी ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझ लो कि इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है। दूसरा इसका अपोजिट होता है मास हाइपरटेंशन, ठीक है। ये मास है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? बीपी इज हाई इन द ऑफिस सेटिंग, मतलब क्लिनिक के अंदर, एंड नॉर्मल कहां पे? घर के अंदर। जबकि मास हाइपरटेंशन इसका उल्टा होता है, बीपी इज हाई इन आउटसाइड ऑफ द ऑफिस एंड नॉर्मल एलिवेटेड इन द ऑफिस सेटिंग। आपका बीपी जो है घर पे बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन अस्पताल में आके चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल आ रहा है, उल्टा होता है। तो ऐसे पेशेंट का हल क्या है? क्या दवाई देंगे? नहीं। उससे आप कहेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करो, मतलब आप इसकी बार बार रीडिंग लो, डेली कम से कम एक बार रीडिंग चेक करो सारे एहतियातों के साथ। फिर अगर बीपी कंटिन्यू बढ़ा हुआ आ रहा होगा, एक चार्टिंग बनाओगे, फिर हम इसका ट्रीट करेंगे, वरना ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, बीपी बढ़ा हुआ आया, आपने सबसे पहले रूल आउट किया कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। सेकेंडरी कॉज जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई यंग फंगा तो नहीं है, कहीं उसको बहुत ज़्यादा कोई मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन तो नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी तो नहीं है, स्लीप का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आप सेकेंडरी कॉज रूल आउट करोगे कि कहीं उसे एक बहुत कॉमन बीमारी होती है एल्डोस्टेरोनिज्म, कि अगर कहीं उसका अल्ट्रासाउंड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, जो कंसर्न हम देख रहे होते हैं कि अगर एक पेशेंट कंटिन्यू बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसका अल्ट्रासाउंड का लेवल देखेंगे कहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं। अगर वो आ रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो शाहनवाज भाई ने मुझे कहा टाइम कम है, ठीक है। वेट, अभी बीपी आपने देख लिया बढ़ा हुआ है, तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि आपने देखा है कि लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल अप्रोच तो नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? वेट। एक बात बताओ, एक बंदा 100 किलो का है और एक लड़की 40 किलो की है, दोनों का 180 वेट होगा? आप कुछ भी कर लो, वो जो 40 किलो की लड़की है उसका 180 वेट नहीं आएगा, उससे कम आएगा।
और जो 100 किलो का बंदा है उसका 180 वेट नहीं आएगा, उसका ज़्यादा है। क्यों? वो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से है। देखो मेरे ये नाखून को भी जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ब्लड को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ठीक है, और वो उसको वहाँ तक ऑक्सीजन तो पहुँचानी है, तो उसका बीपी बढ़ा हुआ होगा। आप कोई भी पेशेंट देखो उसका बीपी बढ़ा हुआ है, आप उसका जस्ट कहो क्या 5 किलो वजन कम कर लो, फिर देखना बीपी कैसा आता है। आप सिर्फ 5 किलो वजन कम करेंगे, देखिए उसकी बीपी में कितना बड़ा रोल आएगा। दूसरी चीज़ आपने डाइट देखनी है कि डाइट पेशेंट सही ले रहा है, कहाँ भाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। डाइट में क्या देखते हैं, हेल्दी डाइट को ले रहा है, डेयरी डाइट होती है वो ले रहा है। सोडियम आइडियल ये होता है कि आपने 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से कम सोडियम लेना है, सॉल्ट नहीं लेना आपने, और पोटेशियम लेना है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा हमारे पास किसमें पाया जाता है? केले के अंदर ना। तो आपने पोटेशियम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको बोला पोटेशियम का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करें, मतलब बनाना डाइट में लें तो उसमें वो बेहतर हो जाए। खटक रहा है बार-बार, ठीक है, चल गया। अब अल्कोहल है, तो अल्कोहल लेना है तो उसको विड्रॉ करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कितनी करनी है? 150 मिनट्स पर वीक, ठीक है। आपको होता है ना कितना एक्सरसाइज करेंगे, डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरसाइज करो, कितनी करनी है? 150 मिनट पर वीक के हिसाब से। मैं तो अपने मरीजों को कहता हूँ कि वो कहते हैं घुटनों में दर्द है डॉक्टर साहब चलने, मैं कहता हूँ देखो अपने कमरे में ही वॉक करो, चाहे 1 मिनट वॉक करो, स्टार्ट तो करो। लोग स्टार्ट ही नहीं करते कि नहीं डॉक्टर वॉक कहाँ होती भाई, मैं कहता हूँ 1 मिनट हो सकती है, हाँ डॉक्टर 1 मिनट से स्टार्ट करो, खुद ही दिल करेगा 1.5 मिनट होने। क्यों? जब आप वॉक करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे टेंशन होती है, नींद नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वॉक करो। वॉक करने से क्या होता है? एंडोर्फिन हार्मोन होते हैं जो आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं, वो आपका बीपी भी लोअर करते हैं, आपका मूड एलिवेट करते हैं। मूड एलिवेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वॉक करना, ठीक है। और स्ट्रेस रिडक्शन करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि योगा वगैरह अगर आप करें तो बहुत नेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि एक पेशेंट है जिसका बीपी, अब ये है अप्रोच कि आपने कैसे ट्रीट करना है। एक पेशेंट आपने देखा तो उसका बीपी आ रहा है 140/90, अगर यस है तो उसको ट्रीट करना ही करना है, ठीक है। उसका आपने ट्रीटमेंट देने, इनिशिएट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन टू लोअर द ब्लड प्रेशर। और अगर उसके बाद भी नेक्स्ट, अगर नहीं इतना बीपी नहीं है, 140/90 नहीं है, उससे बीपी कम है, लेकिन उस बंदे को पहले हार्ट की डिजीज हो चुकी है, उसको फालिज हो चुका है या उसको हार्ट फेलियर, तो आपने बीपी ट्रीट करना है अगर वो 130 और 80 से ज़्यादा है। पहली चीज़ क्या बताई, ये समझ लो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक बंदा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका 140 और 90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, उसको ट्रीट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन एक पेशेंट है जिसका 140/90 नहीं है, उससे कम आ रहा है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट अभी फिलहाल नहीं देना, उसको आपने ट्रायल देना है कि भाई आप अपनी ड्रग्स के जरिए, अपनी हैबिट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, डाइट के जरिए कंट्रोल करें। अगर लेकिन उसका साथ में उसको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, गुर्दों का मसला है, तो उसको और बीपी ज़्यादा है तो उसको ट्रीट करेंगे। अगर उसको ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डज द पेशेंट है डायबिटीज या CKD, अगर उसको ये चीज़ें हैं और रिस्क ज़्यादा है तो भी उसको ट्रीट करेंगे, वरना ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, और उसके बाद अगर ये सब चीज़ें नहीं है और पेशेंट का 130 और 90 की रेंज में आ रहा है, तो उसे आप 3 महीने से 6 महीने का ट्रायल दोगे कि हाँ भाई 3 से 6 महीने आप अपने ऊपर वर्कअप करो, अपना वेट कम करो, अपने रिस्क फैक्टर्स कम करो, डाइट की हैबिट अच्छे करो, और उसके बावजूद भी अगर बीपी बढ़ा हुआ आता है तो आपने ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सवाल आता है कि कौन सी दवाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपने ऐसी दवाई स्टार्ट करें जिसकी लेस कॉम्प्लिकेशन हो। मैं पर्सनली कुछ के पेशेंट ज़्यादा से लेस नहीं कराते, पता नहीं होता, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास आती है, हमारे हुमान भाई आएंगे नॉर्मस लेके, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, वो सेफ रहती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि वो आपका ब्लड प्रेशर भी कम करती है, आफ्टर लोड और प्री लोड भी कम करती है, और अगर नेफ्रो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको भी बचा के रखती है। आपको नहीं पता कि आपने ACE इनहिबिटर ARB स्टार्ट करनी, क्रेटिनिन कितना था, बाकी चीज़ें कितनी नहीं पता, तो इनिशियली सेफ क्या रहता है, कोई नया पेशेंट आया है जिसको एंटी हाइपरटेंसिव सिंगल पिल स्टार्ट करनी है तो आप सेफली उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट कर सकते हैं। अदर चॉइस हमारे पास होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, थायराइड डायबिटिक्स है, ACE है, ARBs, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मेरी ER में मिलती है। मैं ER में पहुंचता हूँ, डॉक्टर साहब पेशेंट आया था, बीपी बढ़ा हुआ था, मैंने कैप्टोनिन खिला दी, या कोई और बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर बैठा होता कहता है मैंने कैप्टोनिन जबान के नीचे रख दी। पहले 6 महीने तो मैं अपने अस्पताल में जाकर ये सिखाता रहा कि भाई कैप्टोनिन जबान नीचे रखने की नहीं होती, खाने की होती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, आपने कैप्टोनिन खिला दी, उसके बाद आप ARBs नहीं दे सकते लॉन्ग एक्टिंग में, ठीक है। मैं नॉर्मली ACE इनहिबिटर अवॉइड करता हूँ, कफ और एलर्जी के साथ प्रॉब्लम आती है, तो
तो मैं तो ARBs प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह देखनी पड़ती है कि आपने BP दवाई देनी है नहीं देनी, बेहतर है कंसल्टेंट अवेलेबल है तो उससे आप डिस्कस कर लें, बस के खुद उठा के दवाई देनी, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही बात आ गई कि अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है हमारे पास तो सिंगल पिल से स्टार्ट करनी है। स्टेज 2 है तो आपने बेहतर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पिल से स्टार्ट करें। कॉम्बिनेशन ऑफ पिल में जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम नॉर्मली पेशेंट से लिखते हैं वो आप एम्लोडिपिन के साथ वेल्साटिन का कॉम्बिनेशन लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पिल अगर आपके स्टेज 2 में आ जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ पिल में, लेकिन कभी भी ACE इनहिबिटर और ARBs को साथ नहीं देते, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ACE इनहिबिटर और ARBs को साथ नहीं देते। तो और किसी को स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या देनी है, सिंगल पिल। स्टेज 2 हाइपरटेंशन या 3 हाइपरटेंशन तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ पिल से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एक पेशेंट आपके पास है जिसको कंफर्म हाइपरटेंशन है और उसका रिस्क स्कोर जो है वो 7% से ज्यादा आ रहा है और बीपी उसका इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको ट्रीट करना ही करना है। दूसरी तरफ आगे करें, और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 ज्यादा है, डायस्टोलिक इससे कम आ रहा है तो भी ट्रीट करें ना करें, लेकिन वो क्लास 2 भी। क्लास 1 का मतलब होता है ये काम आपने करना ही करना है, क्लास 2 में जितना होता है काम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए, अब टेक होम मैसेज क्या है हमारे पास, अगर जो पेशेंट हमारे पास डायबिटीज के साथ आ रहे हैं तो उसका इनिशियली हमने ब्लड प्रेशर अगर 130 और 80 से ज्यादा है तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव देनी ही देनी है। और कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव देनी है, या तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ACE ARBs देंगे या थायरोइड देंगे। स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, देखो जब भी किसी को शुगर होती है ना तो जो शुगर टेस्ट कराते रहते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि देखो कितना अच्छा है, एक बंदा है उसको आपने शुगर हुई, कॉम्प्लिकेशन से बंदा मरता है, शुगर से बंदा नहीं मरता, ब्लड प्रेशर बंदा नहीं मरता, उसकी कॉम्प्लिकेशन से मरता है। शुगर किसी को उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है या गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। और गुर्दों के लिए सबसे अच्छा, आंखें खराब होंगी तो बता देगा डॉक्टर नजर में प्रॉब्लम है, गुर्दों के लिए नहीं बताएगा, आपने शुगर देखते रहेंगे उसके आप गुर्दे नहीं बचाएंगे। गुर्दों के लिए सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा कराया जाता है, इनिशियल टेस्ट, गुर्दे खराब होना शुरू हुए, माइक्रो एल्बुमिन यूरिन, हमारे से क्रिएटिन करा के देखते हैं गुर्दे सही है खराब है नहीं, माइक्रो एल्बुमिन यूरिन कराना है आपने सबसे पहले। क्यों, क्योंकि एल्बुमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लोमेरुलर वेसिकल मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। जब उसका ग्लोमेरुलर वेसिकल मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज खराब होता है, प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है आपके यूरिन में, साथ में लिपिड भी लॉस होता है, फैटी स्ट्रीक आती है। उसकी इनिशियल निशानी क्या मिलती है, कितने पेशेंट मेरे पास निशानी की वजह से आते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था हमने टेस्ट करा हमारा पॉजिटिव है, क्या होता है, वो कहता है जब मैं पेशाब करता हूँ तो उसमें झाग नजर आते हैं, फ्रॉथी यूरिन आता है, ठीक है। कभी भी कोई पेशेंट ऐसा हो जिसके यूरिन में फ्रॉथी नजर आए, थोड़े झाग से नजर आए, तो उसको समझ लो कि कहीं उसको प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा, तो कौन सा टेस्ट कराएंगे, किसी को शुगर है तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिन, ठीक है। हार्ट फेलियर का कोई भी मरीज है आपके पास तो आपका टारगेट होना चाहिए कि उसका 130 और 80 से कम होना चाहिए। हार्ट फेलियर क्या मरीज इसका EF डाउन, इजेक्शन फ्रैक्शन का काम है, इसका मतलब उसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, उसका ज्यादा बीपी रखना अच्छा नहीं है क्योंकि उसको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। उसका बीपी आपने कितना रखना है, 130/80 से कम रखना है, क्लियर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CKD पेशेंट का, जो मैंने अभी बताया, किसी भी पेशेंट का अगर सिविल एल्बुमिन यूरिया हो रहा है तो उसे आपने ACE ARBs देनी है ताकि उसका जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, देखो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल से खून आता है नेफ्रॉन्स में और इफरेंट आर्ट्रियोल से जाता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कराता है, ACE ARBs क्या करती है, उसको डायरेक्ट कर देती है, तो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो आपकी किडनी को बचाने के लिए ACE और ARB सबसे ज्यादा ब्लेसिंग काम कर रही होती है डायबिटिक पेशेंट में। समझ में आया कॉन्सेप्ट, नहीं आया, यहाँ से मैं आ रहा हूँ और वहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर मेरा रास्ता खुला हुआ होगा तो मैं आराम से गुजर जाऊँगा, जबकि एंजियोटेंसिन 2 जो हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है वो क्या करता है कि नेफ्रॉन की ब्लड आया, यहाँ से फिल्टर हुआ, यहाँ से निकल के जाना है, उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि फिल्ट्रेशन बढ़ जाए। अगर मैं उसको डायरेक्ट कर दूंगा तो वो आराम से निकल जाएगा, किडनी की डैमेज कम होगा, किडनी को इंजरी कम होगी, क्लियर। अब कुछ डर ये मैंने अप टू डेट से लिया है, जितनी चीजें थी ना वो हमने अमेरिकन एसोसिएशन ली थी, ये मैंने अप टू डेट से ली है कि एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक इससे चीज रिलेटेड है कि जिसका डायलिसिस होता है। कितने पेशेंट आते हैं डायलिसिस होता है जी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसको आप सही ऑर्डर में मेडिसिन नहीं देते। जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और वो डायलिसिस भी पेशेंट है तो प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, बीटा ब्लॉकर। कभी भी मैं नहीं देखता प्रिस्क्रिप्शन में कि बीटा ब्लॉकर इनिशिएट की गई, ठीक है। आपने बीटा ब्लॉकर देनी है, बीटा ब्लॉकिंग हाई डोज में भी दे सकते हैं अनलेस कोई हार्ट फेलियर तो नहीं है पेशेंट को या बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हुआ। सेकंड दवाई हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करेंगे, थर्ड दवाई में हम ACE ARBs ऐड करेंगे, फोर्थ में हम हाइड्रोलिसिन ऐड करेंगे। हम उल्टा चल रहे होते हैं, जहाँ जैसा डायलिसिस का पेशेंट है पहले उसको हाइड्रोलिसिन दे रहे होते हैं,
मैक्सिमम डोज तक ले गया, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, आपने पहले बीटा ब्लॉकर देनी है, चैनल ब्लॉकर देनी है, ए से आर बी से आर विंडो को देनी है, और फिर हमने एडेलासिन देनी है। क्लियर हो गया? आगे अभी हमने एक पेशेंट देखा आईसीयू में, हमारे पास मुझे अभी कंसर्न दी के डॉक्टर से पेशेंट देखे, एक पेशेंट आया, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसका कॉन्शियस लेवल खराब हो गया। एक पेशेंट जिसका बीपी बढ़ा हुआ था, उसका कॉन्शियस लेवल खराब हो गया। व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या चीज डेवलप हुई? आईसी ब्लीड, दिमागी नस फट गई। सबसे कॉमन चीज पहले सोचेंगे ना, तो पहला स्टेप क्या करना था उसका? सीटी स्कैन कराना था, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आप देखो कि पेशेंट हेडेक के साथ है, जीसीएस ड्रॉप किया और बीपी बढ़ा हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशन सोच चुके कि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो गई, आईसी ब्लीड तो नहीं होगा। तो मैंने अभी ऑर्डर दिया कि आईसी ब्लीड करके देखिए। किसी भी पेशेंट का आईसी ब्लीड होगा तो हमने क्या करना है, उसका बीपी कंट्रोल करना है। कितने से कम रखना है? 140 से कम रखना है। देखो फालिज दो किस्म का होता है, एक इसमें दिमाग की नस सुकड़ जाती है, दूसरा जिसमें दिमाग की नस फट जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसमें दिमाग की नस सुकड़ गई, बंद हो गई, फालिज हो गया, उसमें बीपी कम नहीं करना, उसमें बीपी कम नहीं करना। जिसमें दिमाग की नस फट गई, उसमें हमने बीपी कम करना है। दोनों अलग ट्रीटमेंट होते हैं। जिसमें दिमाग की नस फट गई, उसमें ब्लड थिनर वाली दवाई एस्टार्ट की नहीं देनी। जिसके अंदर दिमाग की नस बंद हो गई, फट गई, उसमें बंद हो गई, उसमें हमने एस्टार्ट की दवाई देनी है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर किसी पेशेंट का 220 से ज्यादा बीपी आ रहा है, तो उसका बीपी कम करेंगे, लेकिन 130 से कम नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनका बीपी भी कम करना होता है। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जो कि एक लेडी है जो कि आप प्रेगनेंसी के लिए जा रही है, उसको पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको क्या दवाई देंगे आप? उसको आप दवाई देंगे नैमलिन देंगे, या आप उसको लेविटालॉल देंगे। एक लड़की इसको प्रेगनेंसी होने वाली है, लेकिन एक लड़की है, आगे चलिए, एक लड़की है जो कह रही है कि भाई वो अभी प्रेगनेंसी हो गई है उसको, तो उसको आप एस और एआरबीज नहीं देते। क्लियर हो गया? नॉर्मली आप एस और एआरबीज की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज खा रहे होते हैं। तो कोई भी लड़की जो भी शादीशुदा है, जो जिसका प्रेगनेंसी का प्लान है, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद बंद करें, आप उसकी पहली दवाई बंद कर दें कि भाई आपका चांस है प्रेगनेंसी। क्योंकि देखो ना, फर्स्ट मंथ में ही फीटल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अगर आपने एस आरबी दे दी, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो बेहतर क्या उसकी आप पहली दवाई बंद कर दें। क्लियर है? अब ये है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या मतलब होता है कि एक बंदा जो 3 ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहा था, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे? वो दवाई खा भी रहा है, नहीं खा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि वो दवाई आया, वो पोटेंशियल कॉज के रिव्यू एंड रिमूव इंटरफेरिंग फैक्टर एक्सक्लूड सूडो रेजिस्टेंस। सूडो रेजिस्टेंस क्या मतलब है कि वो ऐसा ना वो खा ही ना रहा, वो कह रहा मैं नहीं खा रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखना पड़ता है, जो मैंने पहले बताया था, एल्डोस्टेरोन का लेवल, पोटेशियम देखना पड़ता है, सोडियम देखना पड़ता है कि उसको एक रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं है। आगे चलिए, लोग ज़्यादा हो गए, आगे चलिए। सीवियर हाइपर, अब ये वो मैं बात है जो मैं बता रहा था कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है। एक नॉर्मली प्रैक्टिस आजकल प्राइवेट सेक्टर में जो है ना, छोटे अस्पताल बीपी 140 पे भी एडमिट कर लेते हैं, अभी आपको दाखिले की जरूरत है, टिप चढ़ेगी। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। मेरा क्लियर मैसेज है, जो लोग आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव, तो आपने पेशेंट एडमिट करना है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को एडमिट नहीं करना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। आप उसे आईवी टिप देंगे, आप उसका ज्यादती करेंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है, आप उसे मेडिसिन दें, उसको थोड़ा वेट करना है, फिर दोबारा देखें बीपी कितना है। अनलेस के पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जा रहा है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब क्या है कि बीपी आपका 160 100 से ज्यादा है और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है, मेरे पास क्या होता है 150/90 प्रोसीजर डिले, रेफर टू डॉक्टर्स ना। अब मैं मैंने कहा भाई, और दोबारा बीपी चेक कर रहा हूँ 140 पे आ जाता है। वो बेचारा गरीब आदमी पता नहीं कहाँ से आया है, उसकी सर्जरी 150 पे डिले हो गई। 150 पे डिले नहीं करनी भाई सर्जरी, ठीक है। मैं अभी गाइडलाइन भी दिखा देता हूँ आपको कि 150 पे डिले सर्जरी नहीं करनी। आगे चलिए। और अगर पेशेंट आपके पास सीवियर हाइपरटेंशन के साथ है, तो उसे आप ओपीडी में ट्रीट करेंगे। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। उसे ओपीडी में करेंगे और उसको बीपी लोडिंग दवाई देंगे, और एकदम से बहुत ज्यादा बीपी भी लोड नहीं करना, ठीक है, वरना किडनी शट डाउन होने का खतरा होता है। आगे चलिए। अब ये आपके लिए एक पेशेंट है जो कि सर्जिकल प्रोसीजर पे शेड्यूल है,
उसका ब्लड प्रेशर 180 और 100 से ज्यादा है, कंसीडर डिले इलेक्टिव सर्जरी। अगर 180 और 110 से ज्यादा है तो आपने सर्जरी डिले करनी, वो भी क्लास 2 की इंडिकेशन है। असद भाई देख लो कितने से ज्यादा, 110 और 180 से ज्यादा। अब इससे कम पे अगर डिले हुई सर्जरी तो मैं असद का भेज दूंगा कि मैंने असद को पढ़ा दिया था, असद फिर भी सर्जरी डिले करा रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई इस तरह की कॉल नहीं आनी चाहिए पढ़ाने के बाद कि इस पे आप सर्जरी डिले करा रहे हो। हाँ भाई सही है ना। और अगर इससे कम है बीपी, कंटिन्यू मोस्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन थ्रू आउट प्रीऑपरेटिव पीरियड, मतलब जो एंटी हाइपरटेंसिव दे रहा था वो कंटिन्यू लेता रहेगा और सर्जरी को हम डिले नहीं करेंगे, उसको आप कंटिन्यू लेते रहेंगे। जिसके अंदर क्या है, अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो उसे कंटिन्यू रखेंगे, ये नहीं कि सर्जरी वाले दिन आपने बीटा ब्लॉकर रोक दिया स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया। उसकी एंटी हाइपरटेंसिव को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, कम ज्यादा करेंगे, लेकिन सर्जरी प्रोसीड करेंगे, सर्जरी डिले नहीं करनी। सही है भाई, चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे चलो। बस टेक होम मैसेज क्या है हमारा आज का, टेक होम मैसेज क्या है, देखो 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोई बताएगा, एक एक कोई भी बता दो जितना मैंने बोला है। पहली चीज, बीपी चेक करने का एक प्रॉपर तरीका है, ये नहीं है कि आया पेशेंट को बिठाया, धड़ चेक किया, पड़ा हुआ है भेज दिया, ये कोई तरीका नहीं है। बीपी चेक करने का मैंने तरीका बताया है कि पेशेंट आके प्रॉपर बैठेगा, उसको तरीके से आपने टेक लगाए होनी चाहिए, लेग क्रॉस नहीं होनी चाहिए, उसने को खाना पीना कैफीन ना पी भी हो, पेशाब ना आ रहा हो, ज़्यादा चल के ना आया हो, गर्मी में रिलैक्स होकर बैठा हो तो बीपी चेक करना, पहला मैसेज था। दूसरा, आपने प्रॉपर देखना है कि पेशेंट को कोई रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं है, जिस रिवर्सिबल फैक्टर की वजह से उसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा, आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि मैंने कब ट्रीट करना है पेशेंट और कब ट्रीट नहीं करना। स्टेज 1 हाइपरटेंशन को किस कंडीशन में ट्रीट करेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। स्टेज 1 हाइपरटेंशन को, वेरी गुड वेरी गुड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे अगर कोई साथ में दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और अगर स्टेज 2 है उसको तो ट्रीट करना ही करना है। उसके बाद एक और मैसेज क्या दिया हमने कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है और 180 को क्रॉस कर रहा है ब्लड प्रेशर तो आप डिले करोगे सर्जरी, वरना डिले नहीं करेंगे। जब गवाह मैं तैयार करना जा रहा हूँ, ये लोग भेजेंगे हमको दोबारा पेशेंट, ठीक है। और आखिरी चीज क्या थी हमारे पास, प्रॉपर मेडिकेशन, ठीक है। प्रॉपर मेडिकेशन, कहीं वो रेजिस्टेंट तो नहीं है। मेरे पास आज सुबह का बताता हूँ, पेशेंट आया, 3 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की खा रहा था, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा बताओ वजह क्या है। कह रहा है डॉक्टर साहब 2 महीने पहले ड्यूरिंग डिलीवरी वाइफ की डेथ हो गई और 1 हफ्ते बाद मेरा बच्चा ही मर गया, क्या उसका बीपी कंट्रोल होगा? उसका बीपी कंट्रोल नहीं करना मैंने उसे सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट दी। मैंने कहा भाई आपका बीपी का मसला नहीं है, आप खुद 4 बीपी दवाइयाँ खा रहे हो, अपने को रेजिस्टेंस कर रहे हो, आपने सिर्फ स्ट्रेस की दवाई लेनी है, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका बीपी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो रूल आउट द कॉज, हमेशा ढूंढो पेशेंट को, 10 दफा सोचो ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करने से पहले कि पेशेंट को कहीं जरूरत है या नहीं, क्योंकि एक दफा स्टार्ट कर दी हमारी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है और फिर वो कंटिन्यू लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ में जो सेफ है हमारे बुक अंदर नॉर्वेज जो है एम्लोडिपिन जो है वो सबसे सेफ रहती है, आपको कभी भी देनी है ना तो एम्लोडिपिन क्या रहती है, उसमें अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है नहीं है तो आफ्टर लोड पीरियड को भी कम करती है, बेटी रहती है। साथ साथ आपने देखना है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है, ठीक है। शुगर के लिए एम्पाग्लिफ्लोजिन एक वाहिद ड्रग है जो कि मोर्टिलिटी बेनिफिट के ऊपर काम करती है। हार्ट फेलियर की आज से पहले कोई दवाई ऐसी नहीं थी जो मोर्टिलिटी बेनिफिट हो। मोर्टिलिटी बेनिफिट क्या मतलब है, वो दवाई जो जान बचाने में हेल्प करती है। आज से पहले कोई दवाई नहीं थी हमारे पास, जितनी दवाइयाँ देते थे वो सिम्टोमेटिकली इंप्रूव करती थी, लेकिन आज वो दवाई हमारे पास एम्पाग्लिफ्लोजिन है, ये वाली एम्पाग्लिफ्लोजिन, जो कि हमारी हार्ट फेलियर में मोर्टिलिटी बेनिफिट देती है। हार्ट फेलियर की 2 किस्म के होते हैं, एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ये वाइड दवाई है एम्पाग्लिफ्लोजिन जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट का ना कि इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करती है। मेरे अपने कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि ये 25% के साथ थे, आज भी ये 55% के साथ घूम रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। दिस इज द ओनली मेडिकेशन जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारे लिए जान बचाने में हेल्प करती है। आखिरी मैसेज जो सबसे ज़्यादा हर दूसरे बंदे के साथ प्रॉब्लम, हम कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है ना, फ्राइड आइटम खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा, खून गाढ़ा होगा, बीपी कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल पे काम करना है, रोज़ोवा सेट,
रोज़ोवास्टैटिन सबसे अच्छी है, इसमें मसल पेन भी नहीं होता। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन होती है ना कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने से, तो क्या होता है कि आपने उसके साथ कम्बिनेशन में एसिटिमाइड ऐड कर दी, क्योंकि बाद में कंप्लेंट करते हैं कि भाई हाई डोज स्टैटिन लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो मेरे जितने पेशेंट होते हैं अगर मैं उनको एसिटिमाइड के साथ कम्बिनेशन में देता हूँ तो क्या होता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल में ट्रीट करने के लिए कभी भी आपने कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट नहीं करना, हमने किसको ट्रीट करना होता है? एलडीएल को। आम लोग क्या होते हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करा लेते हैं, हमारे यहाँ भी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने ट्रीट क्या करना है? एलडीएल ट्रीट करना है। एलडीएल की रेंज क्या है? अगर कोई पेशेंट को शुगर नहीं है, वो स्मोकिंग नहीं करता, तो आपने एलडीएल 100 से कम रखना है। और अगर कोई पेशेंट है जिसको शुगर है या उसकी हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है या उसको फालिज हुआ है, तो एलडीएल कितना रखना है? 70 से कम। कितना? 70। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मेन बात ये है कि आपने रिवर्सिबल फैक्टर्स पे काम करना है। रिवर्सिबल फैक्टर्स कंट्रोल में रखेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे और ब्लड प्रेशर को अच्छा ट्रीट कर लेंगे। इसरार देखता है डॉक्टर साहब जितने ब्लड प्रेशर के मरीज थे 10-10 विजिट के बाद आ रहे होते थे, आपके पहले विजिट के बाद सही हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ सर, कॉस्ट पर करता हूँ और कॉस्ट पे काम करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में कभी भी पेशेंट हमारा नहीं आता कि जैसा अभी भी पड़ा हो, ठीक है। सही है भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।